morning students. Today we will learn about electric field at a point due to an infinitely long uniform line density of charge. So we have this infinitely long uniform line density of charge. You may be thinking what is the meaning of infinitely long. Infinitely long का क्या मतलब है? इन्फाइनाइटली लॉन्ग का ये मतलब नहीं है कि वायर हमारा इन्फाइनाइटली लॉन्ग ही होगा, ये जनरली फाइनाइट लेंथ का ही होता है। अब अगर हम लोग इस वायर से काफ़ी पास के किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट वायर के काफ़ी अगर पास है तो ये कंडीशन अगर आ रहा है आर इज़ वेरी वेरी लेस देन द लेंथ ऑफ द वायर, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वायर इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग। क्योंकि ऐसा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा कंडीशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है पूरे वायर के लॉन्ग, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन यूनिफॉर्म होता है, सेम नहीं, लेकिन इसके जब एंड्स पे हम लोग पहुंचते हैं तो ये इसकी यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हम लोग किसी ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें जो कि वायर के एंड के पास हो। तो इसीलिए हम लोग जनरली वायर के बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये तभी होगा जब हम लोग उसको किसी पास के पॉइंट पर लें। अगर हम लोग इस पॉइंट को काफ़ी दूर लेके चले जाएंगे तो एज का इफेक्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम लोग गॉस लॉ के हेल्प से इसको आसानी से कर सकते हैं और कूलम लॉ के भी हेल्प से हम लोग इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इंटीग्रेशन, ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उसको ले करके हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पे वायर सिलिंड्रिकल है, इसीलिए हम लोग गॉसियन सरफेस भी सिलिंड्रिकल ही ड्रॉ किए हैं। ऐसा करने से ही गॉस लॉ अप्लाई करने में फ़ायदा है। और जो पिछले क्लास में कंडीशन बताया गया था, ये कंडीशन भी यहाँ फॉलो हो जाता है। E इज़ पैरेलल टू A और E इज़ परपेंडिकुलर टू A और E इज़ 0। इसी तीनों कंडीशंस को लेकर के ही हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये अभी हम पहले से नहीं जान रहे होते हैं हमेशा कि ये कंडीशंस फॉलो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी हम लोग जानते हैं, इसीलिए हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर कोई सही प्रोसेस देखा जाए तो हमें हिट एंड ट्रायल से पता करना पड़ता है कि कौन सा गॉसियन सरफेस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें सिर्फ इसके ज्योमेट्री को इमिटेट करना है। तो क्योंकि ये भी सिलिंड्रिकल है तो ये भी सिलिंड्रिकल होगा। अब पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है। तो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के 3 सरफेस हैं, एक ये कर्व सरफेस और एक 2 ये सर्कुलर सरफेस। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका, इसको समझने के लिए एक मॉडल है मेरे पास। देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब गॉसियन सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर तुम सोच लो कि एक लंबा सा वायर गया है जो कि चार्ज्ड वायर है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखो, ये सर्कल पे रेडियल वेक्टर की जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे वो एक सर्कल फॉर्म करेंगे और उस सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियल होंगे। रेडियल है, इसका मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस, उसके हर पॉइंट पे देखो ये नॉर्मल है। देख सकते हो कि सरफेस पे, सिलिंड्रिकल सरफेस पे ये रेडियस हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मल है ये। ठीक है, तो ये डायग्राम देखने से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने में काफ़ी आसानी होगी। हम ये डायग्राम में ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शो नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक डायरेक्शन में शो करेंगे, क्योंकि 3D फिगर है, इसीलिए हमेशा शो करना पॉसिबल नहीं है। अभी देखो, ये जो एरो हमें दिख रहा है अभी, ये वाला एरो या
अगर इसी को हम घुमा दें इस तरीके से तो ऊपर जो चला गया है एरो, इसको हम लोग शो कर सकते हैं। कोई भी एरो तुम जो भी सुविधा हो वो शो कर सकते हैं, या तो ऊपर वाला या सामने वाला भी शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेन बात यही है कि हर पॉइंट पे ये गॉसियन सरफेस के नॉर्मल होगा, ठीक है। अब इसको रखते हैं। तो इस P पॉइंट के लिए ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया। अब एरिया वेक्टर भी कुछ ऐसे ही है। तो कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग, हर जगह पर E और A के बीच का डायरेक्शन सेम होगा, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब इस सरफेस पे आ जाते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे ही है, नॉर्मल टू द वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल है। ये ध्यान रखना है हमेशा, एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल होना चाहिए। वॉल्यूम के अंदर कभी भी एरिया वेक्टर शो नहीं होगा। सिमिलरली इस सरफेस के लिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो सर्कुलर सरफेस के लिए हम लोग देख रहे हैं कि E और A के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो EA cos 90 यानी कि 0। तो ये दोनों सरफेस फ्लक्स में कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले गॉस लॉ लिखते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। अब यहाँ जो फाई नेट है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट हैं। फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन नॉट। फाई 1 क्या है? फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। फाई 2 क्या है? फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस। फाई 3 क्या है? फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर सरफेस। तो नाम भी दे देते हैं इसको, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं। तो फाई 1 जैसा मैंने पहले कहा कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, EA cos 90 डिग्री। फाई 2 के लिए E इंटू A हो जाएगा। A मैं लेटर एक ही यूज़ कर रहा हूँ A, लेकिन एरिया ये सारे अलग अलग हैं। दिस A इज़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, प्लस फाई 3 भी हो जाएगा EA cos 90 डिग्री। अब ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ठीक है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो गॉसियन सरफेस का जो सिलेंडर है एक, इसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। और R डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है ये भी R हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई R इंटू L। अब Q क्या है? नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो Q हमें दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ हमें क्या है? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कल के वीडियो में देखा था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L होता है। तो यहाँ से हम लोग Q निकाल सकते हैं, लैम्डा इंटू L। देयरफॉर E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाय इप्सिलॉन नॉट। तो ये L और ये L कट जाएगा और E का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करना चाहते थे और इसका मैग्नीट्यूड आ गया, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो डायरेक्शन हमेशा रेडियस के अलोंग है। ये जो सर्कल हमने दिखाया था डायग्राम मॉडल में, उसके हमेशा अलोंग है। तो अगर हम लोग इसको R वेक्टर की तरह ट्रीट करें इसको,
आर वेक्टर, तो हमेशा ये आर कैप के लॉन्ग होगा, जो जिधर भी हम आर वेक्टर बनाएंगे उसी के लॉन्ग ई होगा। तो हम लोग ई वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। यहाँ पर हमने माना हुआ है कि ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ई का डायरेक्शन आर वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा। फॉर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो देखो ये प्रॉब्लम गॉस लॉ के हेल्प से बहुत ही ईजिली सॉल्व हुआ है। अगर हम लोग कूलम्स लॉ लगाएंगे तब भी ये सॉल्व होगा, लेकिन काफ़ी इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा, वो भी मैं तुम्हें कहीं बताऊंगा। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें आएगा, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनेटिसिमल थिन शीट ऑफ चार्ज वी हैव टू फाइंड। तो उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर चलेंगे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें भी इसको ट्राई करेंगे घर पे बनाने का। और फिर एक लास्ट प्रॉब्लम आएगा कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे वाटर ड्रॉप है, वो पूरा फुल्ली चार्ज है, तो उसके कारण से हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। मे बी ये पॉइंट अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। तो गॉस लॉ के हेल्प से इसको फाइंड करना बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।